नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जो हुक्मरान जमात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से लेकर उनके वज़रा तक दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा ये कहते हैं कि इलेक्शन 2023 में होंगे, अगस्त 2023 में होंगे, अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत को मुकर्रर करेगी। लेकिन इसके बावजूद ये एहसास बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इंतखाबात इसी साल होने हैं, खा अक्टूबर में हो या नवंबर में हो। ये एक फ़ीलिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज ये फीलिंग को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली जब तहरीक इंसाफ ने अपनी नेशनल काउंसिल का एक इजलास किया इस्लामाबाद के KP हाउस में, और वहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि वो बहुत जल्दी एक एहतजाज करेंगे कंट्री वाइड। इस दफ़ा उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात नहीं की, इस दफ़ा उन्होंने धरने की बात नहीं की। ज़रा सुन लें कि उन्होंने कहा क्या। ये जो अगला फेज है इसमें हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। मैं इसको ये समझता हूं कि ये हम अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं। एहतजाजी प्रोटेस्ट का क्या इम्पैक्ट होगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर आऊँगा उस चीज़ की तरफ कि पाकिस्तान में ये तासुर बढ़ता चला जा रहा है कि इंतखाबात तो इस साल ज़रूर होंगे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये इंतखाबात क्या मसाइल का हल भी होंगे, क्या ये इंतखाबात जो हैं ये किस तरह के इंतखाबात होंगे। क्योंकि पिछले इंतखाबात भी जो हुए थे वहाँ पर भी दोनों ही जो मुतारिफ ग्रुप थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है उनके ख़िलाफ़ रिग करने की कोशिश की गई। सबसे पहले मैं आपको मोहम्मद ज़ुबैर PMLN के सीनियर रहनुमा इलेक्शन के 3 या 4 दिन के बाद उनका RTS के बैठे के हवाले से क्या बयानिया था वो सुन लेते। जो RTS सिस्टम था, जो कंप्यूटराइज सिस्टम था, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, बैठ गया था या बिठा दिया गया था? और अगर बैठ गया था तो 8 बजे क्यों नहीं बताया कौम को? इसका दिलचस्प पहलू यह है कि RTS सिस्टम बैठ गया था या बिठा दिया गया था। दोनों ही साइड्स को शक था कि RTS सिस्टम को बिठा दिया गया था, लेकिन बिठाया किसने था इस पे कोई इत्तफाक नहीं हो सका। किसको फ़ायदा दिया गया इस पे आज तक कोई इत्तफाक नहीं है। बिकॉज उसी दिन जिस वक्त ज़ुबैर साहब ने कहा उसके आगे पीछे चंद घंटे आगे या पहले आज़म सवाती साहब ने, जो सेनेटर आज़म सवाती साहब ने तहरीक इंसाफ की, जो बाद में उस कमेटी को हेड करते रहे, जो RTS को देखती रही कि RTS के सिस्टम में क्या हुआ, उसमें नादरा का क्या रोल था, उनकी क्या स्टेटमेंट थी RTS के हवाले से, वो भी सुन लें। एक फेयर और फ्री इलेक्शन अगर हुआ है तो फिर उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए हमारा दावा है RTS स्टॉप किया गया है। स्टॉप हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी ताकीक होनी चाहिए। नादरा के चेयरमैन को जिस तरीके से हायर किया गया दोबारा, जिस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड किया गया, सारे सबूत जो है मेरे पास मौजूद हैं। एक तो हमारी ये थीम रहेगी आज की डिस्कशन में कि इलेक्शन क्या पाकिस्तान में होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो क्या फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। बिकॉज तमाम ही पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने पहले भी एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन रिग किए गए हैं उनके ख़िलाफ़, और अब भी ज़ाहिर है उनको यही शकूक हैं कि इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ रिग किए जाएंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी डिस्कशन होगी जो हम लेके चलेंगे। उसके अलावा हम पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल देखेंगे, जहाँ हम ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत गालिबन एक ऐसी नहज पे आ चुकी है जहाँ उसका कोई भी सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हुकूमत मिल भी जाए तो वो भला क्या करके हमें दिखा सकेंगे अब इस मौजूदा सूरत हाल में। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक PMLN के रहनुमा जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, जो बिजनेसमैन भी हैं, इससे पहले एप्टमा के चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक पार्लियामेंटेरियन है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। थैंक यू सर। वेरी वार्म वेलकम अली। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्टूडियोज़ वो आ रहे हैं, स्टूडियो पहुँचेंगे, फिर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान के इलेक्शन के एक्सपर्ट जो हैं जनाब सरवर बारी साहब, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के। वैसे भी पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पे उन्होंने बहुत लिखा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में बात की है, वो भी हमें एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर सरवर बारी साहब से भी बात का आगाज़ कर लूँ, सरवर बारी साहब, पाकिस्तान में एक मसलसल एक फीलिंग ग्रो कर रही है। डॉन अखबार ने 2 जून को इस हवाले से एक इदारिया लिखा, कई लोग इस हवाले से कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि होने चाहिए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना मानते हुए भी, हुकूमत अभी मान नहीं रही, लेकिन एक ऐसा माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन किस किस्म का होगा, और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में किन किन तरीक़ों से इलेक्शन जो है वो रिग किया जाता है हिस्टोरिकली।
देखिए मोहित, पाकिस्तान में इलेक्शन की जो धांधली के तरीके हैं वो बुनियादी तौर पर उसमें 3 मरहला हैं। पहला मरहला तो है जो इंतखाबात से पहले है, जिसमें डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कि हल्का बंदियों की जो तरतीब है उसको तब्दील करने की बात है। उसके अलावा जो दूसरा है मरहला इलेक्शन से पहले होता है वो इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी है। 2 ये मरहले हैं। और तीसरा ये है कि जो इंतखाबी अमला है, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर जो नीचे तक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर तक, उनकी तैनाती होती है। ये 3 बुनियादी मराहल होते हैं जो इलेक्शन से पहले होते हैं। और इसमें बहुत सारी, आपको मालूम है कि बहुत सारी जो असातिज़ा हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और जो महकमा तालीम, महकमा सेहत से मुतल्लिक़ जो अफराद हैं वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन की ड्यूटी देते हैं। और इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है, ख़ास तौर पर स्कूल के असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद है हमारे देहातों में और किसी हद तक शहरों में जो है, उनकी अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग जो है वो MNAs के कोटे और MPs के कोटे की बिना पर होते हैं। जैसे किसी ज़माने में अमेरिका में पोस्टमैन की तैनाती में सेनेटर्स और कांग्रेसमैन का बड़ा रोल होता था, क्योंकि जो पोस्टमैन होते थे वो पोस्टल बैलेट को ज़ाया करने में अहम किरदार अदा करते थे। वो इसलिए कि बुनियादी तौर पर जो असातिज़ा कराम जो हैं वो ड्यूटी देते हैं, वो बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई इलेक्शन हार सकता है और कोई इलेक्शन जीत सकता है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो बैलेट पेपर जो इशू कर रहा है उसके पीछे अगर अपने दस्तखत और मोहर नहीं लगाता, और इसी तरह अगर वो जो काउंटर फॉइल है उसको स्टैंप नहीं करता, उस पर दस्तखत नहीं करता, तो वो बैलेट पेपर जो है वो गिनती से बाहर हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ देखिए 2002 के बाद जो मुसलसल है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज मार्जिन ऑफ विक्ट्री से बढ़ती जा रही है। और उसमें यकीनन ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो एक तो ये बात है। SY कुरैशी साहब जो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी आपका जो फॉर्मर जो अच्छा, मैं मेरे साथ अली परवेज को मैं इसमें लेके आऊं बिकॉज इन्होंने भी, अली परवेज मलिक ने एक इलेक्शन लड़ा जहां एक आम तासुर था, इनका अपना कहना था, उसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स आई बहुत डिटेल कि कैसे अली परवेज मलिक को इस इलेक्शन में उनके मुखालफिन ने हराने की कोशिश की। मुखालफिन इनके उस वक्त तहरीक इंसाफ के थे भी नहीं, वो एक और जमात के थे। तो इनसे भी ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सरवर बारी साहब ने हमें बताया कि इलेक्शन की 3 बेसिक प्रोसेस और मराहल हैं कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वहाँ कैसे होती है, जो लिस्टें बनती हैं इलेक्टोरल वोटर्स की वो किस नौइयत की हैं, कितनी ठीक हैं, कितनी गलत हैं, और फाइनली जो स्टाफ लगता है RO का, रिटर्निंग ऑफिसर का या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, अब आपका जो एक्सपीरियंस था जब आपका लाहौर में आपने इलेक्शन लड़ा, जिसके हवाले से बहुत बात हुई है, उस पर बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, आपका क्या एक्सपीरियंस था कि इलेक्शन किस तरह से आपके मुखालिफ ने आपके खिलाफ करने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आपने जो अपने इब्तदाइये में कहा ना कि पाकिस्तान के पास आज इस किस्म के चैलेंजेस सामने दरपेश हैं जिनका शायद हल नज़र नहीं आता, मैं नहायती एहतराम से उसके साथ डिसएग्री करता हूँ। नहीं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल विल चाहिए कि हम उन इश्यूज़ को हेड ऑन टैकल करें। अगर हम ये तय कर लेंगे तो हर चीज़ का हल निकल आएगा। बारी साहब ने जो आपसे बात की, मैं पहले बड़ी बात कर लेता हूं और उसके बाद इंडिविजुअल, आप अगर लाहौर का वो ज़िमनी इलेक्शन जो NA 133 में हुआ है उसकी बात करना चाहेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। जी मैं बिल्कुल। देखें, जो बारी साहब ने आपसे बात की है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के अंदर बिफोर पोलिंग डे जो एक मरहला होता है उसके अंदर उन्होंने 3 इश्यूज को हाईलाइट किया। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि पहले इलेक्शन को जरा होलिस्टिकली देखें। उसका प्रोसेस जो है उसमें एक तो आपका पोलिंग डे है और एक टाइम है बिफोर द पोलिंग एंड एक टाइम है आफ्टर द पोलिंग हैज क्लोज्ड। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। उन्होंने सिर्फ आपको अभी पहले मरहले की बताई जिसके अंदर हल्कों की जेरीमैंडरिंग होती है, गोस्ट वोटर्स को वहां पे आप ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हुई हैं क्योंकि वोटर लिस्टों के ऊपर अब लोगों की तस्वीरें वहां पे आ गई हुई हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब इलेक्शन रिफॉर्म्स किए थे अपने दौर के अंदर, तो अब उनकी नहीं होते। देखें मैं अब आ रहा हूं ना जी उसके ऊपर। देखें, अब मैं आपसे इंडिविजुअल केसेस की बात
नहीं कर रहा हूं, बट पहले सबसे बड़ी ग्रीवेंस होती थी कि गोस्ट वोटर्स होते हैं, कि लोगों की वफात हो गई हुई है और वोटर लिस्ट के ऊपर वो मौजूद हैं और वो वोट कास्ट कर देते हैं। आज जो लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मौजूद होती है उसके ऊपर वोटर जो होता है उसकी तस्वीर भी सामने होती है, तो उस किस्म के मसाइल बेहतर हो गए हुए हैं। पर गुजारिश ये है कि हमें जो इस प्रॉब्लम को हल करना है ना, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर लोगों ने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। आप अपने साथ इंडिया की मिसाल देख लें, सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑटोनमस बना के और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के उन्होंने वहाँ पे ये सारी इस्लाहात लेके आई हैं कि वहाँ पे साल हाँ साल से इलेक्शन होते आ रहे हैं और कभी ना हारने वाला ना जीतने वाला किसी के ऊपर उंगली उठाता है। तो जो आपने बिफोर द पोलिंग डे मामलात की बात की, जेरी मैंडरिंग इज वन इशू। मुझे बताएं, क्या महकमा ज़राअत के ऊपर जो उंगलियां उठी, क्या वो प्री पोल रिगिंग नहीं थी कि आपने एक पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और उनसे सियासी आपकी जो वाबस्तगी थी वो तब्दील करवाई हुई? दिस इज ऑल्सो रिगिंग ना जी। उसके बाद पोलिंग डे के ऊपर पोलिंग अमला वहां पे किस तरह से आपको आपकी मदद करता है या आपके खिलाफ मूव करता है। उसके बाद क्या आरटीएस फेल होता है कि नहीं होता, आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके ये पोलिंग डे के ऊपर मामलात होते हैं। आफ्टर द पोलिंग हैज क्लोज्ड आपकी जो कंपाइलेशन ऑफ द रिजल्ट्स होती है, मुझे बताएं डस्का का मिसाल आपके सामने नहीं है कि प्रिजाइडिंग अफसर पूरा दिन के लिए गायब हो जाते हैं और पूरा डस्का के ऊपर धुंध आ जाती है और पता नहीं चलता, और एक दिन के बाद जब वो सामने प्रिजाइडिंग जो आरओ के पास आते हैं तो उस वक्त ऐसे उनके पास रिजल्ट्स होते हैं कि बाकी हल्के के अंदर 20% टर्नआउट होता है और उन पोलिंग स्टेशनों के अंदर 100% का टर्नआउट होता है और हुकूमती जो पार्टी है उसके फेवर में होता है। तो इन चीजों को हमें होलिस्टिकली देखना है और ये वो चीजें जिनके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं, सारी जमातें जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, उनको चाहिए कि इत्तफाक़े राय के साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स को होलिस्टिकली पुश करें। सिर्फ इलेक्शन ईवीएम से मामला हल नहीं होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ये देखिए, इट इज प्री पोल, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोलिंग डे, और इसके अंदर जो भी आप तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे, दुनिया की मिसालें देखें। ईवीएम के ऊपर हाईली कंट्रोवर्शियल, उसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर आप बैठ के इसको होलिस्टिकली टैकल करें। फायदे भी हैं, बट जी बिल्कुल है, उसको तो खत्म कर दिया ना कानून साजी करके। देखें, बिकॉज इट इज अ कंट्रोवर्शियल टूल ना, आई माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, द अदर पार्टी माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, तो आपको कंसेंसस डेवलप करना है। बिकॉज मैं बात, क्योंकि आपने दूसरे गेस्ट के पास भी जाना, मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि ये वो चीजें जिनके ऊपर आपको इत्तफाक़े राय पैदा करना चाहिए। अगर आप इन पे इत्तफाक़े राय पैदा नहीं करेंगे, जिस तरह से इमरान खान साहब ने नहीं किया और पिछली हुकूमत के अंदर जब इलेक्शन के रिफॉर्म्स हुए आपने किया, तो वो सारी की सारी चेंजेस कंट्रोवर्शियल होंगी। तो आप अपना जो आने वाला इलेक्शन होगा उसके आने से पहले ही उसको मुतनाज़ा बना देंगे। तो इत्तफाक़े राय बनाएं उसके ऊपर। असेंबलियों के अंदर अगर आप मरात ले सकते हैं, लॉजेस में बैठ सकते हैं, आप सारी गाड़ियां अवेल कर सकते हैं, पेट्रोल डलवा सकते हैं, आपने जो सर्कस डी चौक पे लगाया उसके लिए आप लॉजेस से निकल के जा सकते हैं। तो असेंबली में आके एक मिनिमम एजेंडा के ऊपर इसको रिजॉल्व करें ताकि हम सब मिलके ये आवाज उठाएं कि इस मुल्क को आज इलेक्शन दरकार है और ताकि हम उस डायरेक्शन में उसमें लेके जा सकें। सदाकत अली बासी साहब, चूंकि आप फोन पे शायद सुन रहे थे तो आपने सुना होगा कि बेसिक मेरा क्वेश्चन यहाँ से था कि पाकिस्तान में फीलिंग ये है कि हम इलेक्शन की तरफ जरूर जा रहे हैं। सब लोगों ने, बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया एनालिस्ट ने, लेकिन इलेक्शन होंगे बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के, बिकॉज उनको मैनेज करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने इलेक्शन लड़ा है, किन किन तरीकों से? सरवर बारी साहब ने हमें बताया कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो गलत होती है, वोटर्स की लिस्टें ठीक नहीं बनती, और जो स्टाफ वहाँ लगाया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, वो इलेक्शन को रिग करने के इरादे से किए जाते हैं। परवेज साहब ने उसके बारे में मजीद उसमें मतलब रोशनी डाली कि और क्या तरीके हैं। आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है कि इलेक्शन किन तरह से रिग होता है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैंने 2 इलेक्शन लड़े और बड़ा मेरा हल्का है। जो हल्के में कितने वोटर पोल में और पोस्ट पोल की जो बात है, प्री पोल और पोलिंग ड्यूरिंग पोलिंग की जो बात है मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो पोस्ट पोल सबसे बड़ी रिगिंग वो होती है कि जब वोट काउंट होना शुरू होते हैं, उसके बाद में मेरा इलेक्शन था आखिरी, मेरा 1,37,250 वोट मुझे पड़ा है। हम रजिस्टर्ड वोटर कितना था? वो तकरीबन कुछ 7-8 लाख हो गए, 5.25 लाख था। इतना बड़ा हल्का है आपका। सुने, और उसमें हुआ क्या, हम सारा, एक मरी नहीं है ना, 5 तहसीलें, हम सारा दिन बड़ा कर दिया, पूरी रात और अगले दिन 5 बजे तक हम वोट गिनते रहे। हमारे सामने वोट तो नहीं, वो रिजल्ट आते रहे और मैं जागता रहा बैठ के, 5 बजे हमारी। तो सबसे पहली बात जो मेरे भाई ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, ये पोस्ट पोल रिगिंग 1 मिनट में खत्म हो जानी थी अगर आप ईवीएम पे करते, बटन दबता, रिजल्ट आता, साइन होते और
स्टोरी ओवर। पूरी रात गिनने में और गिनने में इनको शक है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। नहीं, इंटरनेट से कनेक्टेड इनको मेरा नहीं ख्याल कि इनको समझ नहीं है कि वो कैलकुलेटर मशीन थी जिसने वोट कैलकुलेट करना। लेकिन जहां नीयत खराब, हुज्जत हजार, अगर आप मुस्लिम लीग नून से इस मुल्क को रिफॉर्म करने चलें डॉक्टर साहब, तो फिर आपकी ऑडियंस सुन लें, फिर तो ये बात, अच्छा अब तो ये बात होगी इन्होंने वो चांस था ज़ाया कर दिया बिकॉज इनका ख्याल है कि ये रिगिंग करेंगे। और ये आज, अब मैं आपको बताता हूँ, आज अभी MNS की मीटिंग थी जो प्री पोल रिगिंग इस हुकूमत ने शुरू की हुई है। तमाम हल्का बंदियों में जो यहाँ से मैं जीता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा वो हल्का उठा के दूसरे का लगा दिया, और जहाँ दूसरा हारा है, नून लीग का वोट कम है, वो हमारी तरफ लगा दिया। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, जो इलेक्शन कमीशन मौजूद है वो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कर रहा है। आपको पता है इन्होंने किया क्या? मेरा भाई कितनी इखलाकी बातें करता है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, भाई सियासतदान से ज्यादा एनालिस्ट, शहबाज, आप एनालाइज करें, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, हाँ, और राजा रियाज जिसने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना है वो है अपोजिशन लीडर। दोनों ने नून लीग का इलेक्शन लड़ना है, दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का अपॉइंट करेंगे, दोनों मिलकर नायब लगाएंगे, और इलेक्शन कमीशनर वैसे ही वो हम उनको तस्लीम नहीं करें वो बाइस्ड है। तो क्या इलेक्शन फेयर होगा? अगर ये ईवीएम से भागे तो ये पूरा प्लान है, इनको पता है। अच्छा, इस वक्त ये ब्रेक से पहले मैं स्वेल कर चुकी है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मैं ब्रेक करके मुझे 1 मिनट दे प्रोड्यूसर साहब, आप जरा क्विकली ईवीएम का खौफ क्यों था इतना? महकमा ज़राअत द्वारा कह रहे थे कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप एक समझ बूझ रखने वाले एक टीवी एंकर हैं। मुझे बता दें, कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है कि नहीं चल सकता? अच्छा, ईवीएम्स जो हैं, अब मुझे उसके अंदर जो एक्सपीरियंस जर्मनी के अंदर हुआ है, जो फिलीपींस के अंदर हुआ है, वो आप देख लें, और उसके बाद इंडिया में उसके बाद नहीं, देखिए इश्यूज होते हैं। मैं करप्शन की, मैं बैड इंटेंट की तो बात, देखिए बात ये, उसके बावजूद मुझे बात करना है, मैं आपसे कोई ना लड़ना चाहता हूं, हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है। आपने मशीन को देखे बगैर ही रद्द कर दिया। अगर उसमें आपका कोई जवाब नहीं दे रहा, अच्छा चलो ठीक है, ये इस पर भी आएंगे कि मशीन को देखना क्यों नहीं बात कि आप जर्मनी की मिसाल, फिलीपींस की मिसाल, आप इंडिया के अंदर किस तरह से फेज्ड अंदाज के अंदर उसको रोल किया गया। क्योंकि याद रखिएगा, इलेक्शन के अंदर टेक 2 नहीं हो सकता कि ओहो ये गलती हो गई तो हम दोबारा इलेक्शन उस तरह से करवा लेते हैं एक दिन के बाद। तो प्लीज अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द मामला। डीलिमिटेशंस के ऊपर कहा कि जी ये जेरीमैंडरिंग करके हमारे खिलाफ जो है कोई यहाँ पे अपना नया कारनामा, ये कोई कहानी बनाने लगे, तो कोई इतराज भी जमा कराया होगा ना? इलेक्शन कमीशन ने खोला हुआ है कि बताएं कहां पे इतराजात जमा हुए हैं। अगर कराया तो मेरे से बात करें, टीवी पे आके सर्कस मत लगाएं। एंड में कहते हैं राजा रियाज साहब के साथ मिलके मैच फिक्स करें, तो राजा रियाज आज असेंबली में क्यों मौजूद है? उसको जो टिकट दी गई जिसके ऊपर वो मुंतखब होके आया, उसकी जांच पड़ताल किसने की थी और कौन उसको वहां पे लेके आया? आज अगर उनकी नालायकी इनकी देख के उसने इनसे किनारा कशी इख्तियार की है तो वो बुरा है, तो जय उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको निकलवा दे असेंबली से। जो करना है मेरे से आके क्या इतराज करें? वो असेंबली के अंदर मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ की वजह से नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने क्योंकि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया था इसलिए आया था। और आज असेंबली में, और असेंबली के पास जिसके पास ऑपोजिशन के ज्यादा वोट मौजूद है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इसमें मेरी पसंद ना, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं सरवरबारी साहब की तरफ जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डायनामिक्स को समझने के लिए आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सरवरबारी साहब की तरफ चलता हूँ। सरवरबारी साहब, PMLN के और पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा जब हमारे साथ टेलीविजन प्रोग्राम्स में आए, टीवी प्रोग्राम्स में ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि EVM का सबसे बड़ा खतरा ये था कि महकमा ज़राअत और महकमा तालीम जो है वो आपस में मिलकर इंटरनेट की मदद से इलेक्शन को रिग कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से। और आपका इसके बारे में क्या है रद्द-ए-अमल? देखिए, पहली बात तो ये है कि लगता ये है कि जो लोग EVM के मुखालिफ हैं उनका गालिबन ये मफरूज़ा है कि जैसे कि इस वक्त जो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं वो बहुत फेयर एंड फ्री होते हैं और उसमें कोई धांधली नहीं होती। तो पहली तो बात ये है कि, और वो कंपैरिजन करते हैं जर्मनी के साथ जहाँ पर EVM जो है उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी में जो पेपर बैलेट है उसका इस्तेमाल होता है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई धांधली नहीं होती। हमारे यहाँ जो धांधली के तरीक़ाकार हैं उसमें मैंने पहले भी एक आपके प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि तकरीबन 27 के करीब ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें जो पोलिंग स्टाफ है वो चाहे तो हारने वाले को जिता सकता है और जीतने वाले को हरा सकता है। और EVM के आने से वो 27 जो स्टेप्स हैं उनमें जो पोलिंग स्टाफ है उसकी मुदाखलत जो है ज़ीरो हो जाएगी, और उसकी वजह से बहुत सारा जो हमारा धांधली का तरीक़ाकार है जो पिछले कई दहाइयों से कुछ
जो उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो सियासी फैमिलियां हैं, डायनेस्टीज हैं, उन्होंने उसमें बहुत महारत हासिल कर ली है और ईवीएम के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से उनकी वो महारत जीरो हो जाएगी, इसलिए वो उसकी मुखालफत करते हैं। इंडिया में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, कोई उसकी मुखालफत नहीं है और इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो पेपर बैलेट जो है वो नहीं देती। हमारी जो ईवीएम है वो पेपर बैलेट भी प्रोड्यूस करती है। अगर किसी को शक हो कि जो मशीन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसने गड़बड़ कर दी है, तो जो पेपर बैलेट पड़े हुए हैं, डिब्बे में पड़े हैं, जो कि हर वोटर ने उनको देखा होगा, वो देखकर उनको भी गिनती की जा सकती है और जो ये पेपर बैलेट होगा वो फाइनल समझा जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ उनके पास कोई बहुत जामे वजह है। मैं इससे पहले कि मैं अली साहब की तरफ चलूं, बारी साहब मुझे सिर्फ एक क्विक चीज बता दें कि चूंकि आपने कई दफा हमारे प्रोग्राम्स में और आप लोगों की जो रिसर्च है, जो पब्लिकेशन है, वो ये कहती है कि जो रिजेक्टेड वोट है उसका तनासब जीतने के वोट से जो मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री से बढ़ चुका है। 2018 में पंजाब में अंदाजन, अगर रफ आपको आइडिया है, कितने हल्के ऐसे थे जिसमें रिजेक्टेड वोट जो है वो बराबर था मार्जिन ऑफ विक्ट्री के, या उससे ज्यादा था? देखिए, ये तकरीबन हमारी जो तहकीक है उसके मुताबिक ऐसे 45 हल्के थे जिनमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो रिजेक्टेड वोटों से कम था। तो और उसमें मजे की बात यह है कि तकरीबन 19 हल्के ऐसे हैं जिनमें पीटीआई थी और जो बाकी हल्के हैं उनमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ और जो अपोजिशन की पार्टियां जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं उनको भी उसमें हिस्सा मिला था। अगर उसमें धांधली हुई थी तो यकीनन उसके बेनिफिशियरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सिर्फ पीटीआई नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं ये 2002 के बाद ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है और रिजेक्टेड वोट है उसमें जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है और यकीनन इसके पीछे कोई ये नहीं है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो कम आहिल हैं और वो पढ़े लिखे जाहिर है नहीं है, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं कर रहे। ये गलती जानबूझ के, जो मैंने पहले आपको कहा था, अगर कोई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो बैलेट पेपर के पीछे साइन नहीं करेगा और उसको पता है इस हल्के में जो है वो एक खास उम्मीदवार का जो हारने वाला बंदा है तो वो नहीं साइन करेगा। मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। बेसिकली तौर पर सर ये पता चला कि महकमा ज़राअत और महकमा तालीम जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर्स हैं और वो हिसाब किताब रख के सारी पार्टीज के साथ एक हिसाब किताब करते। जरा मेरे साथ रहिए। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जाके देखा ही नहीं किया। इट वाज अवेलेबल फॉर टेस्टिंग, ट्रायल, ताकि आप ये कहते कि हमें ये गुंजाइश है, हमें ये शक है, इसके सॉफ्टवेयर पे मसला है, इसके सॉफ्टवेयर को ऐसे इंप्रूव करना है। आपने होलसेल उस तस्वर को रिजेक्ट कर दिया, इसकी क्या वजह? देखें डॉक्टर साहब, मैंने तो उस तस्वर को नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ गुजारिश ये की है कि इत्तफाक़े राय के साथ हमें होलिस्टिकली इलेक्शन की तरमीम को लेके चलना है। सिर्फ पोलिंग डे या पोस्ट पोलिंग डे या उसके ऊपर प्री पोलिंग डे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे बताएं ऐसी इसके ऊपर क्या अर्जेंसी थी कि इमरान खान साहब ने इस कानून को बुलडोज करना था? भाई साहब मेरी बात करने दें, आप आराम से जरा सुने बात, तहम्मुल से बात सुने। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि इसके लिए जिस तरह से इलेक्शन कवानीन के अंदर तरमीम जो थी, पहले बारी साहब मैं बात कर रहा हूं, इनको बात खत्म करने दे, फिर मैं आपका कमेंट भी ले लेता हूं इसमें। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं फजूल की ना कोई बहस बारी साहब से करना चाहता हूं, ना मैं सदाकत अब्बासी साहब से करना चाहता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें ये चंद चीजें हैं, जिस तरह से मईशत को आपने किस तरह से इस्लाहात लेके आनी है, आपने अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के कवानीन में किस तरह से आपने तरमीम लेके आनी है, और इसके साथ साथ इलेक्शन के कानून में किस तरह से तरमीम लानी है, इसके ऊपर इत्तेफाक़े राय बनाएं। उसके ऊपर अगर एक दिन ज्यादा लगता है, एक साल ज्यादा लगता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अंदाज के अंदर मामला सामने आए और इसके ऊपर टेक्निकल इनपुट। बारी साहब यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, नहीं बेसिक आर्गुमेंट क्या है कि इस पे तफाके राय नहीं हो। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के ऊपर ये अगर अपने आप को अथॉरिटी करते हैं तो बता दें कहां कैलटेक से ये डिग्री करके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आए हैं। गुजारिश ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इनकी बात सुने, मेरी बात सुने, सदाकत अब्बासी साहब की बात सुने, और जो हार्डवेयर को हैंडल करते हैं। और दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर क्यों आज आप वहां पे बैलेट है, इंग्लैंड के अंदर आज क्यों बैलेट है, जर्मनी ने क्यों उसको रिवर्ट किया, क्यों फिलीपींस ने उसको शन किया, इंडिया के अंदर जर्मनी ने तो रिगिंग की वजह से नहीं किया होगा ना कभी भी। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने आपको कहा इसके ऊपर कंसेंसस बनाएं। इंडिया के अंदर 20 साल के ऊपर ये कानून जो है, जो इसका रोल आउट है, वो हुआ था इंप्लीमेंट। तो आपको इतनी जल्दी किया है, मैंने तो सिर्फ ये गुजारिश की है। आप कह रहे हैं कि ये चीज आ सकती है अगर इस पे कंसेंसस। बारी साहब योर क्विक कमेंट, फिर मैं जरा इनको लेके आऊं इनकी तरफ। सदाकत अली भाई योर क्विक कमेंट, आप कमेंट करना चाह रहे हैं? तो ये है कि अली परवेज साहब बाती हो गए हैं
मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ 2017 का जो एक्ट है वो तमाम सियासी जमातों ने बशमूल PMLN ने मुतफिका तौर पर पास किया था। उसकी जो ये कंसेंसस और इत्तेफाक राय की बात कर रहे हैं तो उसके पास करने में PMLN का भी बराबर का किरदार है। मैं हैरान हूँ कि जो कंसेंसस मौजूद है उसको किस तरह प्रोग्राम पे आकर आप कह सकते हैं पायलट होना था। आज भी ये लिखा हुआ है कानून के अंदर कि पायलट करें। बेसिकली अली परवेज साहब, और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है 2019-23 उसमें प्रॉमिस किया गया है कि वो इसकी बार बार पायलटिंग करेंगे और वो पायलटिंग नहीं की गई और उसकी मुखालफत कुछ सियासी जमातों ने की है। ठीक है, बिल्कुल। सियासी जमातों के अलावा मेरे नॉलेज में है कि महकमा ज़राअत भी नहीं चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैं उसी की तस्दीक करना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। ब्रोडिस साहब, मैं क्विकली सदाकत अली अब्बासी साहब, इसको फिर हम जाएंगे इकोनॉमिक्स की तरफ ब्रेक के बाद। क्यों नहीं कंसेंसस पैदा कर सके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? देखिए, ये तो ऐसे ही कहते हैं ना, मैं जैसे मैंने कहा नीयत खराब हो जाए, कोई इसमें कंसेंसस की बात नहीं थी। वोट ला ही नहीं सके ना, इन्होंने आके देखा ही नहीं। बारी साहब ने कहा कि मशीन चाहिए, वो जो मास्टर्स रखे हुए ना वो ज्यादा इनके दौर के हैं, और मैं तो इलेक्शन भुगत के आया हूँ, एक तो 2013 का भी और 2018 का भी, और ये करते क्या नहीं। आप मुझे बात करने दें, आप जैसे आपने सबको बात कर, ये मोहर लगाते हैं, मोहर डबल लग जाती है, बंदा अंगूठा लगाता है, उसकी स्याही का निशान लग जाता है, और ये रिजेक्टेड वोट सिर्फ उनको सूट करते हैं जिन्होंने धांधली करनी होती है, करवानी होती है। पूरी तरह मुस्लिम लीग नून बेईमानी में है। इनको अगर कंसेंसस की बात करते हैं तो ये 2017 से EVM पे बात चल रही है। अभी जो हमारे बाय इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आप पायलट प्रोजेक्ट करते, लेकिन ये कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, दुनिया सारी टेक्नोलॉजी में बैंकिंग ट्रांजैक्शन मोबाइल पे आ गई हैं, और ये EVM से डरते हैं। और कोई ये कहता है कि EVM की कनेक्शन कोई इंटरनेट से थी, तो बिल्कुल गलत। वो एक मशीन है जिसको ऑडिट कोई भी कर सकता था, और सिर्फ ये इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं, क्योंकि धांधली के अलावा इनका पास कोई चांस नहीं है। वरना ये कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अगला इलेक्शन जो भी होगा उसमें धांधली का शोर शराबा होगा, और हारेंगे तो यही, लेकिन ये शोर शराबा करेंगे। और बाकी जो आप हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो महकमा ज़राअत की बात, बहुत सारे महकमा ज़राअत और महकमा तालीम चाहते हैं कि चीजें जो है ना वो अगर तो उनको क्लियर करनी थी, इनसे सारे काम करवा रहे हैं, ये भी करवा लेते। सारे काम इनके। अच्छा बारी साहब, एक क्विक आपसे कमेंट है, ये एक जनरल कमेंट है कि जुमला ये जो कहते हैं ना, ये जो प्रोसेस है ये डबल प्रोसेस था। किसी जगह पे भी कोई डाउट है तो पर्ची भी निकल रही है। आपने पर्ची का भी प्रोसेस है और काउंटिंग का भी प्रोसेस है, और सबसे ज्यादा धांधली का वावेला होता है जब रात हो जाती है और रिजल्ट नहीं आते। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने एक दफा फिर इस मुल्क को एक जो आपके इलेक्शन इस्लाहात से उससे दूर ले गए, इसलिए कि इनका गुजारा ही इसी बात पे होना है। बारिक साहब, ये इल्जाम लगता है कि PMLN करना चाहती, PPP PTI, इंडिविजुअल जो होता है कैंडिडेट जिसने इलेक्शन में खर्चा किया होता है, उसका भी तो अपना एक इंटरेस्ट होता होगा रिगिंग करने में। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पहले तो मैं तस्दीक कर दूं, अभी फिलीपींस में इलेक्शन हुए हैं, वहां 95,000 जो EVMs हैं वो यूज की गई हैं, वहां गिव अप नहीं की गई। अभी गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी कैंडिडेट हैं मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री नहीं होते, फेयर हो सकते हैं। क्योंकि अगर अमला जो है गैर जानबदार है तो हो सकता है फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन जो वोट बाइंग का सिलसिला है, जो अभी बहुत सारी जगहों पर हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए हैं, इंतजामिया जो है वो बहुत सारे इलाकों में जो झगड़े हैं मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान उसको निपटा रही है। DC को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे मुकदमात, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है प्री पोल एरिया में जो है वो दौर में लगाए जाते हैं, और जो रस्सागीर हैं अपने इलाकों में 62 जो लोग हैं उनके मुकदमात वापस ले लिए जाते हैं। उनके दरमियान जो धड़ों के वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ब्रेक ले लूं। इन रिगिंग की तैयारी हो रही है तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मईशत का क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अगर प्रोग्राम के पिछले दोनों हिस्सों में हमने ये बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुमकिन है और इलेक्शन में रिगिंग भी हो सकती है, वो इलेक्शन शायद मैनेज भी किए जाएँ, वहाँ ये सवाल है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है वो पाकिस्तान की इकनॉमिक चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस
हवाले से मसलसल इकनॉमिक कंसेंसस की या मीसाक मईशत की बात की, जिसको उन्होंने एक बार फिर दोहराया, ज़रा सुन लें। इस गवर्नमेंट के अब अपना 1 साल 3 महीने हैं, उसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म काम हम कर जाएंगे। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको साइन करें और उसको सील करें, तो क़यामत तक फिर उसको कोई चेंज ना कर सके, इम्प्रोवाइज करे, उसको इम्प्रूव करे। ये और बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहका मारा वो उनको बहुत महंगा पड़ गया। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इस किस्म का कहका कभी मिफ्ता इस्माइल साहब मारेंगे, जरा सुन लें। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. इसमें जो चीज़ नोट करने वाली थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी तरफ से मजाक किया था, उनका ख्याल था लोग इस पर कहका मारेंगे, हंसेंगे, लेकिन इतने सीरियस चेहरे थे सामने कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको ठीक ठाक जो है ना लेने के देने पड़ गए। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो मसलसल इकनॉमिक कंसेंसस की बात करते हैं? किस किस्म का इकनॉमिक कंसेंसस? देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश इस तरह से है कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो आपके पास एक सेट पैटर्न है कि जिस तरह से आपकी ग्रोथ आपकी मईशत में आना शुरू होती है, यू हैव एन एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस। इसीलिए 20-25 दफ़ा आप IMF प्रोग्राम के अंदर गए हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि आपने शायद वो बहैसियत कौम वो बुनियादी इस्लाहात ही नहीं की जो आपको इसको बूम ऑन बस्ट साइकिल से बाहर निकाल सकती है। वो क्या इस वक्त तो आपको 2 काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ पे बारूदी सुरंगें लगा के गए थे और आपके मुल्क को इतना करीब अगला श्रीलंका बनाने के करीब छोड़ के गए थे, और ये चीज़ शेख रशीद साहब ने कल इंटरव्यू दिया है चैनल 24 पे, उसकी क्लिप देख लीजिएगा। उन्होंने खुद माना कि जी इमरान खान साहब ने बारूदी सुरंगें लगाई। तो हमें तो सबसे पहले मैं आपको दे दूं, तो आपको सबसे पहले तो इस क्राइसिस को अवर्ट करना है कि आप श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट ना कर जाएं। पर जो आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया कि वो क्या बुनियादी इस्लाहात आपको करनी है जिससे आप इस बूम एंड बस्ट साइकिल से करेंगे। देखें 3-4 चीजें भी जो हमें फौरन करनी है और इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर आप सियासत ना करें उन इश्यूज के ऊपर तो बड़ा क्लियर रोड मैप है। एक तो एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस है। एक्सटर्नल अकाउंट का क्राइसिस ये है कि आपकी डॉलर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के अंदर मिसमैच है और आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो मैंने आपको पहले भी बताया वो स्टैग्नेट कर रही है। उनको आप 15% जब तक नहीं बनाएंगे आपका मुल्क इस तरह से सस्टेनेबली ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक्सपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक और चीज भी बताऊं, अगर पाकिस्तान की मईशत का आप इन्वेस्टमेंट रेट रखें तो वो 15% है, जिसका मतलब ये है कि सारी की सारी आपकी मईशत की जो डायरेक्शन है वो कंजम्पशन ड्रिवन है, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो चाहे वो पिछले 70 साल हो। और आप इंडिया के साथ जब इसका मुआवजा करेंगे, इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट 30% है, और जब आप इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे उसके लिए आपकी मईशत को सेव भी करना पड़ेगा, और जब तक आप वो नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी नहीं आपके पास। दूसरी चीज आपका फिस्कल सिचुएशन जो है कि आप 30 लाख लोगों को या आपकी मईशत का जो एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आप इंडस्ट्री कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसके ऊपर जिसका शेयर 15% है आपकी मईशत का, और उसके ऊपर टैक्स लोड आपने डाल दिया है 60% का। इसका मतलब यह है कि एक बहुत छोटा सेगमेंट आपकी ये जो फिस्कल सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं और बाकी लोग अनटैक्सड पड़े हैं। जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे और साथ पावर सेक्टर को, ये मामलात रिजॉल्व नहीं होंगे। देखिए कुछ फंडामेंटल किस्म के बुनियादी किस्म के मसले में आसान जुबान इस्तेमाल करो पाकिस्तानी मईशत के, कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का इंपोर्ट बिल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, LNG का, पाम ऑयल का, खुर्दनी ऑयल का, मशीनरी पार्ट्स, वो इतना ज़्यादा है कि अब इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक ऐसी स्टेज में आ गई है कि आप जो कर्जे ले रहे हैं, सपोज शहबाज शरीफ साहब मजीद कर्जे लेते हैं या आप लोग लें, तो आप लोग कर्जों हुई को उतार रहे हैं या अपना जो बजटरी डेफिसिट है उसको पूरा कर रहे हैं। अब कोई पैसों की गुंजाइश नहीं है और पैसे कोई देना भी नहीं चाह रहा। क्या करेंगे? तो पाकिस्तान के मुआशी स्ट्रक्चरल इशूज हैं वो एक जगह पे आप 3 अदवार को कंपेयर कर लें। ये 6 हफ्ते कर लें, हमारे 3.5 साल कर लें। अभी इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट सबसे जरूरी चीज थी, तो नवाज शरीफ साहब के, शहबाज साहब के बड़े भाई पूरे 5 साल इन्होंने एक्सपोर्ट तबाह करके रख दिया, और उसमें इसहाक डार मुजरिम है जो यहाँ से भाग गए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें, इन्हें कहें शेख रशीद का इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं है। जरा गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सुने जो आपने लगाया। वो कहता है कि जिस तरीके से इमरान खान गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को कोविड से निकाला और 6% 2 सालों में कंसेक्टिव ग्रोथ, वो शायद दुनिया का बेस्ट 5 टॉप वर्किंग मॉडल। सुने, और एक और मुझे आप बात करने दें।
2004 के बाद कभी भी कंसेक्टिव 2 सालों में 6% ग्रोथ नहीं हुई। ये इनको बारूदी सुरंगें लग रही हैं। तो किसने आपको बुला के कहा था कि बारूदी सुरंगें ऊपर छलांग मारे? ना अमेरिका की गुलामी करते, ना हमें करने देते, हम हैंडल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद 2 सालों में 6% ग्रोथ और 3800 से रेवेन्यू उठा के 6500 पे रेवेन्यू लेके जाना, और एक्सपोर्ट जिसको नवाज शरीफ हुकूमत ने पूरे 5 साल नीचे, ये तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें ना, एक्चुअल जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी एक्सपोर्ट की। इमरान खान गवर्नमेंट ने 24 अरब से उठा के 32 अरब किया, जो असल अचीवमेंट है कर्जों से निकलने की। और जो ये एक्सेलर जो बात करें, बैरूनी, मुझे बात पूरी करने देना, बैरूनी खसारे की जो बात कर रहे हैं उसका हैंडल 2 तरीके से होना है। इंपोर्ट हम कम नहीं कर सकते, तेल का बिल्कुल एनर्जी का क्राइसिस है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे और रेमिटेंसेस, दोनों में रिमार्केबल अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की। इन्होंने आके उस गुलामी में एक छोटा सा अपना बर्बाद किया। आज मुझे बताएं डॉक्टर साहब, 3.5 सालों में इमरान खान हुकूमत ने 50 रुपए का तेल महंगा किया, इन्होंने 2 हफ्तों के अंदर 60 रुपए का महंगा करके अपने आप को और शहबाज स्पीड को पब्लिक के सामने इतना बेनकाब किया। किसी ने दुश्मनी की बदहाली की जो वजह है ना, वो आपके व्यूअर्स को पता चल जाएगी कि आपने एक सवाल पूछा कि इस मईशत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और यहां पे इन्होंने सियासत शुरू कर दी। जब तक आप सियासत को मईशत से अलहदा नहीं करेंगे और इसी तरह के नीम हकीमों से आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, तो यही नतीजा मिलेगा जो आपके सामने है। कि कहता है कि 40 दिन के अंदर इतनी मईशत खराब नहीं हो सकती कि आप किसी भी हुकूमत को कटहरे में खड़ा करें। तो आज जो बदहाली है उसके हम जिम्मेदार हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी गुफ्तगू और सियासत करने के ऊपर। सिर्फ मेरा सवाल है, एक ही चीज निकाल सकती है एक्सपोर्ट, तो मैं जो बात कर रहा हूं उसके फैक्ट्स रिकॉर्ड मौजूद हैं। 24 अरब से शुरू करके 24 अरब पे छोड़ा 5 साल नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का जो खजाना था वो डुबो दिया ना। 24 से चली गई थी, कम हो गई थी फॉर सम रीजन। नहीं, मैं कह रहा हूं 5 सालों बाद 24 पे है, और जबकि 3.5 सालों में आज वो 32 पे पहुंची है। इसको आप बारूदी सुरंग कहते हैं, सुरंगें तो नवाज शरीफ बजा के गए, आपका पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया। सरवर बारी साहब, आप इकोनॉमिस्ट तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े जिम्मेदार शहरी हैं। पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो 50 साल से बिल्डअप हो रहे हैं। जब यहाँ पर सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं की गई, महंगी इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के प्लांट्स में इन्वेस्ट कर दिया गया, यहाँ पे पाम ऑयल की इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती चली गई, मशीनरी की बढ़ती चली गई, और एक्सपोर्ट्स के लिए जो ह्यूमन स्किल चाहिए था, चूंकि ह्यूमन स्किल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसलिए पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंपैटिटिव नहीं है। तो ये तो अभी इमरान खान हो या कोई भी हो आ जाए हुकूमत, इसका तो कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहां पर सेविंग रेट दुनिया में सबसे कम है। चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हमारा सेविंग रेट सबसे कम है। उसका मतलब ये है कि हमारे लोग अब इस काबिल नहीं है कि वो सेविंग कर सके। दूसरी बात ये है कि ये जब आप मिसाके मईशत की बात करते हैं तो क्या इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मिसाके जो मईशत है उसमें उनका क्या हिस्सा होगा? जो दौलत पैदा करने वाले लोग हैं। ये अभी साहब फरमा रहे थे कि सियासत को मईशत से अलग करना पड़ेगा। सियासत और मईशत को अलग किया ही नहीं जा सकता। पॉलिटिकल इकोनॉमी दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्टें देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान का देखें, सबसे नीचे है। जिन जमातों ने पिछले 35 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की है, आप अंदाजा लगाइए कि आज पाकिस्तान इज कंसीडर्ड सिक मैन ऑफ साउथ एशिया। हमारा जो HDI है वो सबसे कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम सबसे नीचे हैं। ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें हम सिर्फ यमन के ऊपर हैं। तो मामला ये है कि सिर्फ आप ये कह देने से, आज जो हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, जो हम समझते थे कि हम अपनी दालें पैदा करेंगे, हम अपना तेल पैदा कर सकते हैं, हम सरसों का तेल पैदा कर सकते हैं, हम सोयाबीन पैदा कर सकते हैं, हम सूरजमुखी का तेल पैदा कर सकते हैं। हमने अपने किसानों को गन्ने की काश्त पर लगा दिया, हमने अपने किसानों को जो है वो राइस की पैदा पे लगा दिया ताकि लीड है उसके लिए चेंज आ सके। हमने तो पिछले 50 सालों में अपनी मईशत का बेड़ा गर्क किया है, और ये खुशी की बात है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मिसाके मईशत हो, लेकिन उसमें ट्रेड यूनियंस को भी शामिल करें, उसमें किसानों की अंजुमनों को भी शामिल करें, उसमें सनतकारों को भी लेके आए, सबको लेके आए। ठीक है। अच्छा, एक जुमला की बजाय हमारे पास टेक्सटाइल हमने उठाया
और उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी और टेक्सटाइल के सारे रिकॉर्ड बन रहे थे। ये खुद टेक्सटाइल के आदमी। अब इन्होंने क्या कर दिया, लोड शेडिंग कितनी बिजली की कर रहे हैं, उनकी गैस बंद की है, एप्टमा वाले बेचारे परेशान हैं। तो ये खुद एप्टमा में आईटी को इस गवर्नमेंट ने उठाया। हम टूरिज्म को बढ़ा दे ताकि हमारा जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है वो बढ़े, लेकिन इस गवर्नमेंट को तो समझ ही नहीं आ रही। 2 महीनों में सारा चलता मुल्क बिठा दिया। कोई एक इनका फैसला बताएं जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इश्यूज को हैंडल करने को, उनको तो समझ ही नहीं आ रही। बस भागम भाग सुबह 7 बजे और उसके अलावा कोई एक भी ऐसी कोई इनकी अचीवमेंट जो मुल्क के एक्सटर्नल सेक्टर को। ये सही है कि मिर्जा इस्माइल को कहा गया कि शौकत तरीन की मदद ले लें। देखें, शौकत तरीन साहब जिस हाल के अंदर इस मईशत को छोड़ के गए हैं, मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को जिसको थोड़ी बहुत मईशत की समझ होगी ना, वो उनसे 200 किलोमीटर दूर रहेगा। ठीक है, गुजारिश ये है, जो बारी साहब ने बात की, हमें वो डायरेक्शन लेनी है। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके हमें इस बर्डन को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। जो वल्नरेबल सेगमेंट है उनको प्रोटेक्ट करते हुए इस मामले को आगे किस तरह लेके चलना है। गैस की तकलीफ है तो मुझे बताएं, डॉलर छोड़ के जाते हैं ना, क्यों $20 के ऊपर गैस लेने पे मजबूर कर रहे हैं? उस वक्त सियासत की ना कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो गैस से सस्ती लेके गया। सियासत करेंगे तो इसी तरह मुल्क को मुश्किलात में धकेलेंगे। वक्त खत्म हो गया, शुक्रिया करने का भी वक्त नहीं है। नाज़रीन, ये डिस्कशन आपने देखी, इंटेलिजेंट रोबस्ट डिस्कशन थी। फैसला आपका। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।